कल्पना कीजिए, सुबह की पहली खबर, टीवी पर, फोन पर, हर जगह बस एक ही सुर्खी है, अज्ञात वस्तुएं पृथ्वी के वायुमंडल में घुस रही हैं। पहले तो लगता है कि ये कोई मजाक है, कोई वायरल मार्केटिंग कैंपेन। फिर धीरे धीरे इंटरनेट की स्पीड गिरने लगती है, सैटेलाइट सिग्नल टूट जाते हैं और फिर सब अंधेरा। और फिर अचानक दुनिया भर के आसमान में हजारों चमकती हुई चीजें दिखाई देने लगती हैं। ये साल 2030 है। आज हम इसी काल्पनिक घटना की गहराइयों में उतरेंगे। बिल्कुल। और हमारे पास आज जो स्रोत हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। एक लीक हुई सैन्य साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट होने का दावा करने वाला दस्तावेज है, कुछ वैज्ञानिकों के पर्सनल नोट्स हैं जिन्होंने उस पहले सिग्नल को एनालाइज किया था। हाँ वही। और एक भविष्यवादी का ब्लॉग भी है जो सालों से ऐसी ही किसी घटना की चेतावनी दे रहा था। तो आज हम इन अलग अलग स्रोतों की कड़ियों को जोड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि 2030 में अगर एलियंस धरती पर हमला करते तो असल में क्या होता। चलिए सबसे पहले 2030 की दुनिया को समझते हैं। उस समय हम कहाँ खड़े थे? 2030 की दुनिया इन स्रोतों के मुताबिक पूरी तरह से डिजिटल थी। मतलब एआई हमारे जिंदगी का हिस्सा था, घर स्मार्ट थे, गाड़ियां खुद चलती थीं। और कैश तो लगभग गायब ही हो चुका था। हाँ बिल्कुल। बिजली के ग्रिड से लेके अस्पताल, बैंकिंग, देश की सुरक्षा तक सब कुछ एक अदृश्य इंटरनेट के धागे से जुड़ा हुआ था। सुनने में तो ये बहुत तरक्की वाली बात लगती है। लेकिन हमारे स्रोतों में से एक जो साइबर सिक्योरिटी थिंक टैंक की रिपोर्ट है, इस दुनिया को कांच का महल कहती है। कांच का महल? हाँ, बाहर से बेहद खूबसूरत और मजबूत, लेकिन एक पत्थर से बिखर जाने वाला। हमने सुविधा के लिए एक ऐसा सिस्टम बना लिया था जिसकी एक भी ईंट अगर हिली तो पूरी इमारत ढह जाएगी। मतलब हम अपनी ही बनाई टेक्नोलॉजी के जाल में बुरी तरह फंस चुके थे। और जैसा कि हमारे स्रोतों में बताया गया है, पहला पत्थर अंतरिक्ष से आया है ना? सही कहा। 2030 के बीच में दुनिया भर के रेडियो टेलीस्कोप्स को गहरे अंतरिक्ष से एक सिग्नल मिलता है। और ये कोई कुदरती शोर नहीं था, ये एक पैटर्न में था। हाँ, पूरी तरह से गणित पर आधारित। वैज्ञानिकों के नोट्स में लिखा है कि ये सिग्नल डरावना इसलिए नहीं था कि ये आया, बल्कि इसलिए था कि ये कितना एडवांस था, जैसे कोई सुपर इंटेलिजेंट एआई आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। तो जब ये सिग्नल मिला, सरकारों का क्या रिएक्शन था? जाहिर है वो दुनिया को बताना नहीं चाहते होंगे। बिल्कुल नहीं। पहली प्रतिक्रिया थी इसे छुपाने की, खबर को दबाने की, ताकि दुनिया में डर और अफरा तफरी ना मचे। लेकिन आज के दौर में जानकारी छिपाना लगभग नामुमकिन है। सही बात। कुछ आजाद वैज्ञानिकों ने ये डेटा लीक कर दिया और जैसे ये खबर आम हुई, पूरी दुनिया में एक अजीब सा माहौल बन गया, डर, उत्सुकता और अनिश्चितता का। और फिर वो रात आती है जिसके बारे में उस लीक हुई रिपोर्ट में जिक्र है। हाँ, वो रात। बिना किसी चेतावनी के दुनिया भर के सैटेलाइट एक एक करके फेल होने लगते हैं, जीपीएस बंद हो जाता है, जिससे जहाज और प्लेन रास्ता भटक जाते हैं। बिल्कुल। फिर इंटरनेट की रफ्तार धीमी पड़ती है और फिर पूरी तरह से बंद हो जाती है। एक मिनट, अगर सब बंद हो गया तो लोग एक दूसरे से बात कैसे कर रहे थे? क्या पुराने रेडियो या वॉकी टॉकी जैसी चीजें काम कर रही थी? कुछ हद तक, लेकिन सिर्फ लोकल लेवल पर। असल में ये सिर्फ कम्युनिकेशन का बंद होना नहीं था, वो हमें अंधा कर रहे थे, हमारी आंखें फोड़ रहे थे ताकि हम देख ना सकें कि आ क्या रहा है। और इसी अंधेरे में वो आते हैं। अमेरिका, रूस, चीन, भारत, यूरोप, हर महाद्वीप के ऊपर आसमान से हजारों विशाल जहाज उतरते हैं। वो चुपचाप बिना किसी आवाज के बादलों को चीरते हुए नीचे आते हैं। और आक्रमण की शुरुआत वैसी नहीं हुई जैसा हमने हमेशा फिल्मों में देखा है। मेरा अंदाजा है कि यहाँ लेजर और धमाकों की बात नहीं हो रही है। जी। स्रोतों के अनुसार उनका पहला निशाना क्या था? उनका पहला निशाना था वो डिजिटल धागा, वही जिससे हमारी 2030 की दुनिया बंधी हुई थी। हमारे एक स्रोत जो मिलिट्री रिपोर्ट होने का दावा करता है, इसे साइलेंट वॉर कहता है। साइलेंट वॉर? हाँ जी। उन्होंने एक भी गोली नहीं चलाई, एक भी बम नहीं गिराया, उन्होंने सीधे हमारे सिस्टम पर हमला किया। कैसे? मतलब उन्होंने पूरी दुनिया का इंटरनेट एक साथ बंद कर दिया? एक झटके में। और सिर्फ इंटरनेट नहीं, पावर ग्रिड खत्म कर दिए, जिससे शहर और देश अंधेरे में डूब गए। हमारे एआई सिस्टम को हाईजैक कर लिया गया। और बैंकिंग सिस्टम? फ्रीज। आपका पैसा चाहे बैंक में हो या डिजिटल वॉलेट में हो, अब सिर्फ एक नंबर रह गया था जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये तो कल्पना से भी परे है। मतलब पानी की सप्लाई बंद, अस्पताल बंद क्योंकि मशीनें नहीं चल रही, ट्रेनें जहां की तहां रुक गई, सब कुछ। 30 मिनट के अंदर हमारी आधुनिक दुनिया अंधी, बहरी और लाचार हो चुकी थी। ये एक डिजिटल मर्डर था।
और सबसे खतरनाक बात, उन्होंने हमारे न्यूक्लियर लॉन्च सिस्टम को भी जाम कर दिया था। हाँ, ताकि कोई देश जवाबी हमला करने के बारे में सोच भी ना सके। तो हमारी इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं, हमारे फाइटर जेट्स, न्यूक्लियर हथियार, सब बेकार। उन्होंने कुछ तो किया होगा। हाँ, और यहीं पर इंसानियत का घमंड पूरी तरह टूटता है। जब डिजिटल हमला हुआ तो दुनिया की महाशक्तियां अपने पारंपरिक हथियारों की ओर मुड़ी। जैसे मिसाइलें? बिल्कुल। उस लीक हुई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने मिसाइलें लॉन्च की, चीन ने अपने सबसे एडवांस्ड हाइपरसोनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, रूस ने न्यूक्लियर हमले की तैयारी का संकेत दिया। और नतीजा? कुछ भी नहीं, शून्य। रिपोर्ट में लिखा है कि मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हवा में ऐसे बेअसर हो गईं जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हों। बेअसर? क्या मतलब? कोई एनर्जी शील्ड थी? क्या स्रोत बताते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी क्या थी? स्रोत बताते हैं कि उनके पास ग्रेविटी कंट्रोल टेक्नोलॉजी थी। इसे ऐसे समझिए जैसे हम एक कागज का गोला फेंक रहे हों और सामने वाला उसे हवा में ही पकड़कर कहीं और रख दे। तो हमारे हथियार उन तक पहुंच ही नहीं सकते थे। बिल्कुल। ये एक धनुष बाण चलाने वाले और एक टैंक चलाने वाले के बीच की लड़ाई भी नहीं थी। ये ऐसा था जैसे एक चींटी एक इंसान से लड़ने की कोशिश कर रही हो। 15 मिनट में दुनिया की सारी सेनाएं खेल से बाहर हो चुकी थी। ये तो दिल दहलाने वाला है। खरबों डॉलर और दशकों की मेहनत सिर्फ 15 मिनट में बेकार। तो अब आसमान में उनका राज था। अगला कदम क्या था? जाहिर है वो जमीन पर उतरेंगे। हाँ, और जब वो जमीन पर उतरे तो असली खौफ शुरू हुआ। जो प्रत्यक्षदर्शियों के बयान होने का दावा किया गया है, उनके अनुसार वो 7-8 फीट लंबे थे, पतले शरीर, ग्रे रंग की त्वचा और बड़ी बड़ी काली आंखें। हाँ, लेकिन उनका बर्ताव किसी सैनिक जैसा नहीं था। वो वैज्ञानिकों या सैंपल कलेक्टर जैसा बर्ताव कर रहे थे। सैंपल कलेक्टर मतलब उनका पहला काम शहरों को बाकी दुनिया से काटना था। फिर वो इंसानों को समूहों में अलग करने लगे। वो हमारा डेटा स्कैन करते थे और फिर डीएनए सैंपल लेना शुरू करते थे। हाँ, यहाँ ये समझना जरूरी है कि वो इंसानों को दुश्मन नहीं बल्कि एक संसाधन यानी रिसोर्स के तौर पर देख रहे थे, जैसे हम किसी जानवर या पौधे को देखते हैं। तो ये सब सैंपल क्यों इकट्ठा कर रहे थे? आक्रमण का असली कारण क्या था? क्या वो हमें स्टडी करना चाहते थे? उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी काम के लिए। इन सभी स्रोतों को मिलाकर जो तस्वीर बनती है वो ये है कि उनका अपना ग्रह खत्म हो रहा था। उनका ग्रह? हाँ, वहाँ के संसाधन खत्म हो चुके थे और उनकी आबादी में जेनेटिक क्षय यानी जेनेटिक डिके शुरू हो गया था। एक मिनट, जेनेटिक क्षय का ठीक मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि उनकी प्रजाति बीमार हो रही थी या बच्चे पैदा करने की क्षमता खो रही थी? बिल्कुल सही सवाल। इसका मतलब था कि उनकी नस्ल पीढ़ी दर पीढ़ी अंदर से कमजोर होती जा रही थी। उनके डीएनए में गलतियां बढ़ती जा रही थी। जैसे एक फोटोकॉपी की फोटोकॉपी करते करते तस्वीर धुंधली हो जाती है। तो उन्हें एक ओरिजिनल कॉपी चाहिए थी। एक मजबूत जेनेटिक कोड जो हर माहौल में ढल सके, और वो हम थे। उन्हें हमारी जमीन, हमारा पानी और हमारी ऑक्सीजन चाहिए थी, लेकिन सबसे कीमती चीज हमारा डीएनए था। तो वो अपने आप को बचाने के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहते थे। अच्छा, एलियंस तो अपना काम कर रहे थे, पर यहाँ जमीन पर इंसानों का क्या हो रहा था? जब बिजली नहीं, पैसा नहीं, कानून नहीं, तब क्या हुआ? यहाँ एक बहुत दुखद बात सामने आती है। एलियंस ने हमें मारा नहीं, हमने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। मतलब? सिर्फ 3-4 दिनों में दुनिया बदल गई। जब दुकानें खाली हो गई तो खाने के लिए दंगे होने लगे। जिन पड़ोसियों ने सालों तक एक दूसरे की मदद की थी, वो अब एक पैकेट बिस्किट के लिए लड़ रहे थे। और सरकारें, पुलिस, कानून व्यवस्था सब खत्म। सरकारें अंडरग्राउंड हो गईं, कानून और व्यवस्था टूट गई। जो पुलिस कल तक लोगों की रक्षा कर रही थी, वो आज अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ रही थी। भरोसा खत्म हो गया और सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई बची। मजे की बात यह है कि उस दिन दुनिया का सबसे अमीर इंसान और एक सड़क पर रहने वाला आदमी दोनों बराबर हो गए। दोनों के बैंक अकाउंट में 0 था। शायद यही सच्ची बराबरी थी। ये तो बहुत ही भयानक तस्वीर है। एलियन के हमले से पहले ही इंसानियत खुद को खत्म कर रही थी। तो क्या सब खत्म हो गया? कोई उम्मीद नहीं बची थी? इस अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देती है। कुछ वैज्ञानिक जो बचकर किसी गुप्त लैब में काम कर रहे थे, वो एक कमजोरी खोज निकालते हैं। एक कमजोरी? कैसी कमजोरी? वो पाते हैं कि एलियंस पृथ्वी के ऑक्सीजन भरे वायुमंडल में पूरी तरह से सहज नहीं है। तेज आवाज यानी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड उन्हें तकलीफ देती है, और सबसे बड़ी बात, धरती के बैक्टीरिया और वायरस उनके लिए जहरीले हैं। अरे वाह, तो ये तो वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स जैसा हो गया। हम उन्हें अपने ही कीटाणुओं से हरा सकते थे, एक जैविक युद्ध छेड़ सकते थे। हाँ बिल्कुल, कागज पर यह शानदार प्लान था,
जैविक युद्ध या फिर हवा में कुछ ऐसा मिलाना जो उनके लिए घातक हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी और दुखद समस्या थी। वो क्या? इन सभी योजनाओं को अंजाम देने के लिए जिस टेक्नोलॉजी, जिन सैटेलाइट्स और जिस ग्लोबल नेटवर्क की जरूरत थी, उसे एलियंस पहले ही नष्ट कर चुके थे। सही। ये ऐसा था कि आपको पता है कि ताले की चाबी क्या है, पर चाबी बनाने की दुकान ही जल चुकी है। प्लान बनाने वाले वैज्ञानिक एक दूसरे से संपर्क कैसे करते, पूरी दुनिया में इसे एक साथ लागू कैसे करते? हमारे पास समाधान था, लेकिन उसे इस्तेमाल करने का साधन नहीं था। तो अंत क्या होता है? क्या इन स्रोतों में कोई नतीजा बताया गया है? कोई एक नतीजा नहीं है। शायद इंसान किसी तरह कोई देसी जुगाड़ निकाल कर जीत जाता, इन कमजोरियों का फायदा उठाकर, या शायद हमेशा के लिए विलुप्त हो जाता। और पृथ्वी के नए वारिस ये एलियंस बनते। लेकिन इन स्रोतों से एक बात साफ है, ब्रह्मांड में सिर्फ ताकतवर होना ही सब कुछ नहीं है, समझदार होना भी जरूरी है। हमारी टेक्नोलॉजी ने हमें ताकतवर तो बनाया, लेकिन शायद हम उसके खतरों को समझने में समझदार साबित नहीं हुए। अगर एलियंस कभी आए तो शायद वो हमसे ज्ञान लेने या दोस्ती करने नहीं आएंगे, जैसा हम अक्सर सोचते हैं। वो बस हमारी जमीन और हमारे संसाधन लेने आएंगे। ये आक्रमण एक सवाल खड़ा करता है, जो सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि अधिकार का है। क्या किसी ज्यादा उन्नत सभ्यता को ये अधिकार है कि वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किसी दूसरी कमजोर सभ्यता को मिटा दे? हम इंसान भी तो यही करते आए हैं। ये सब जानने के बाद एक सवाल मेरे मन में आता है, इस ग्रह पर हमारा मालिकाना हक है या हम बस किराएदार हैं जिनका एग्रीमेंट अब खत्म हो रहा है?